हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप कि आपने उसको देखा होगा और उस पर प्रैक्टिस की होगी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। हालांकि क्वेश्चंस तो आज सारे कंप्लीट ही होंगे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का जो कॉम्बिनेशन बनता है उन सब पे। साथ ही साथ यहाँ आज हम डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है यहाँ पर फिजिक्स में, उसको भी एनालाइज करेंगे। सो आई होप कि आपने मेरे डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रल वाले लेक्चर्स को भी देखा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से। सो हेडिंग लिख लीजिए, एक्सेलरेशन। ओके, सो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन को लिखा जाता है, अगर मैथमेटिकली देखें तो सिंपली ए इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेलोसिटी। आसान भाषा में कहूँ तो अब इसी चीज़ को हमने इसकी डेफिनेशन में बना देना है कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। सो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity with respect to time, with respect to time. So ये हमारे पास छोटा सा डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। जब भी डिफरेंशिएशन आएगा तो उसका मतलब है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी के बारे में भी देखा था। तो वेलोसिटी को क्या लिखा था? v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमने फॉर्म दिया था। सो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी वी अपॉन डी टी। इसका मतलब कि अगर हम पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो पोजीशन वाली इक्वेशन होगी, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के साथ तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। और अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के साथ तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगी। ओके, बिल्कुल बेसिक से हमारे पास दो रिजल्ट्स हो गए। एक रिजल्ट ये हो गया एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, और ये है वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। इसके साथ एक और जो एवरेज एक्सेलरेशन काउंट होता है उसको भी देख लेते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन किसको डिफाइन किया जाएगा। एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन जो टर्म है उसको लिखा जाता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। इस तरह से चेंज इन वेलोसिटी उसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं, जैसे चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। या फिर आप एवरेज एक्सेलरेशन को डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन गया। अब डायरेक्शन के बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। हालांकि अभी हम वन डायमेंशनल मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, मैं कभी भी वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ। तो वन डायमेंशनल मोशन का बिल्कुल ही आसान सा फंडा होता है वेक्टर क्वांटिटीज को हैंडल करने के लिए, कि वन डायमेंशंस में वेक्टर क्वांटिटीज जब भी हैंडल करनी है, किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो फॉर वेक्टर क्वांटिटीज और उसकी अपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां पर आपको लिख के भी दे देता हूं। इन वन डायमेंशन अगर एक डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया है वेक्टर्स के लिए, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन जो है उसको आपको सिंपली क्या ले लेना है? नेगेटिव ले लेना है। और सारे के सारे क्वेश्चंस इसी बात से सॉल्व हो जाते हैं वन डायमेंशन में। कोई आपको वेक्टर अप्रोच ज़रूरी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी होती है। यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें कैसे पता लगेगी वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में जब हम 2D और 3D का जिक्र करेंगे तो वहाँ पर ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो मैं यहीं पर आपको बता रहा हूँ, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज
डिसाइडेड बाय द चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन यहां पर क्या है, वन डायमेंशन है, तो हमें इतना इसको या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। फिर भी हम यहां लिख लेते हैं इस बात को, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is decided by the direction of, इसकी डायरेक्शन जो होगी, the direction of, by the direction of change in velocity। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, change in velocity। यहां से एक बात और सामने आती है कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस बोर्ड पे अगर मैं कहूं कोई ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हुई। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है इसकी वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी, राइट। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो सेंस ऑफ मोशन है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसकी हेल्प से हमें पता लग जाता है कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज कर रखा है, तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे है बॉडी की, पार्टिकल की वेलोसिटी भी राइट साइड पे है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इस केस में क्या है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन है, उनकी पॉजिटिव है। बट हम एक्सेलरेशन को यहाँ पर पॉजिटिव नहीं बोल सकते। एक्सेलरेशन इस केस में पॉजिटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखते हैं कैसे। सो एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी के मोशन को देख के, बॉडी के डायरेक्शन को देख के नहीं हम बता सकते कि बॉडी अगर ईस्ट साइड पे मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन भी ईस्ट साइड पर होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। तो चलो देखते हैं उसको क्या है। अगर कोई बॉडी जैसे यही है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, राइट, उसकी डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, राइट। अगर ये स्पीड इंक्रीज हो रही है, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, ये चलो मैं स्पीड लिख देता हूं यहां पर, स्पीड इज इंक्रीजिंग। अगर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ही हम कहेंगे कि जो इसकी एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वो भी इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी होगी वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। किस केस में? व्हेन द स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो ये भी पॉजिटिव आएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी क्या है, इसकी पॉजिटिव है। हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है। क्या केस है? व्हेन द स्पीड इज इंक्रीजिंग, तभी ऐसा होगा। या फिर इसका हम दूसरे सेंस में ये भी बात याद रखना शुरू कर जाते हैं कि जब कभी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इस सेंस में जो पार्टिकल होगा उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर ये दोनों की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो किसी भी आप सेंस में याद रख सकते हैं, ये ज़्यादा आसान होता है कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड इज इंक्रीजिंग। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड इज डिक्रीजिंग, कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है लेकिन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग। काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी चाहिए। अब यहां से देखो क्या पता लगता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या राइट हैंड साइड पे
वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है। यहां पर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर अपोजिट सेंस में है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसका मतलब जो पार्टिकल है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता है, राइट। तो यहां पर पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन उसकी कैसी है, राइट हैंड साइड पे है। इसलिए मैंने कहा कि हम सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन को देख के एक्सेलरेशन का डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि क्या एक्सेलरेशन भी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये बातें हमें क्लियर करती हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी क्या। ओके, स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने छोटा सा फ्रेम बना रखा है ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन होती क्या है, हमने लिख तो दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन डिफाइन किसको करती है कि जब भी कभी किसी बॉडी के मोशन में वेलोसिटी में चेंज आएगा, वो चेंज मैग्नीट्यूड वाइज भी आ सकता है, डायरेक्शन में चेंज हुआ तो भी चेंज आ गया, या दोनों के कारण। तो ये एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में कब आएगा, व्हेन देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। अब ये जो चेंज है वेलोसिटी में, ये जो चेंज है ये कितने तरीके से आ सकता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, जैसे पहले 2 मीटर था एग्जाम्पल के तौर पे, कि पहले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर क्या हो गई 4 मीटर पर सेकंड हो गई। तो देखो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो हम कहेंगे ये जो चेंज आया है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है। अगर बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, तो देयर इज सम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू तब 0 नहीं होगी। यहाँ किसके कारण होगा, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ऐसे। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, मोशन ऑफ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वहां भी एक्सेलरेशन होगा। फॉर एग्जांपल बॉडी पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी विथ सम वेलोसिटी v1 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई v2। हालांकि अगर मैं कहूं कि मैग्नीट्यूड सेम भी रहा तो भी चेंज आएगा, सो मैं यहां लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड इसका सेम ही रख रहा हूं, मैग्नीट्यूड अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। देखो मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, बाद में फिर से 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन बदल गई। ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा, डायरेक्शन के चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन आएगा। यहां पर क्या था, मैग्नीट्यूड के चेंज होने के कारण, हालांकि डायरेक्शन सेम रही। जैसे यहां ऐसे बना देता हूं कि जब पार्टिकल यहां से गुजर रहा था तो उसके पास v1 स्पीड थी, जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो उसकी स्पीड क्या हो गई, v2 हो गई। लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो सेम ही है, राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, लेकिन पहले 2 मीटर फिर 4 मीटर। तो ऐसी सिचुएशन में भी एक्सेलरेशन आ गया, डायरेक्शन के चेंज होने से भी एक्सेलरेशन आ गया। या फिर ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ साइमल्टेनियसली। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चेंज हो जाएं, लाइक दिस, कि आपके पास v1 था 2 मीटर पर सेकेंड और फिर v2 हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया और डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो ये 3 रीजन हो सकते हैं, ये 3 कारण हो सकते हैं किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन के कारण के लिए। सो एक्सेलरेशन कब नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। अगर मैग्नीट्यूड सेम रहा,
2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, और उसी वेलोसिटी से मूव करती जा रही है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 2 मीटर, हर पॉइंट पे उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है अगर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन 0 कब होता है? सो एक्सेलरेशन इज 0 कब? when the velocity of the body is constant, velocity of the body is constant, सिंपल। क्योंकि हमें पता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो उसकी डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होती है, तो ऐसा लिखेंगे ना dv/dt। अब ये जो चीज थी ये तो हो गई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0 होती है। यहां से भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है कि एक्सेलरेशन 0 कब होगी? जब उसकी वेलोसिटी, जब बॉडी की वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है वो नहीं मैं बात कर रहा, एक्सेलरेशन और स्पीड में कोई रिलेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का रिलेशन किससे डिसाइड होगा? वेलोसिटी से ही। dv/dt, जो v है वो क्या है यहाँ पर? ये जो v है दिस इज वेलोसिटी। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। सो हमने तीनों टर्म देखी हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखा, एवरेज एक्सेलरेशन देखा। एक्सेलरेशन का वेक्टर क्वांटिटी है ये तो पता है, उसका यूनिट क्या होगा? एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का था मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। अब इसमें छोटे छोटे जो एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं कि कैसे एग्जांपल्स होंगे। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल अगर लिखता हूं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है मेरे पास, x इज इक्वल टू, लेट्स से वी हैव ए इक्वेशन x इज इक्वल टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। एक रैंडम सा इक्वेशन है और आपसे पूछ लिया गया फाइंड द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। फाइंड द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। तो वेलोसिटी है तो ये छोटा सा एरो लगा रहा हूं सो दैट कि वर्ड ना मुझे पूरा लिखना पड़े। ओके, सो ये आपके पास एक छोटा सा सवाल है, लेकिन ये काफी नीट में तो बहुत बारी आ चुका है ये सवाल ऐसा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो सबसे पहले व्हेन वेलोसिटी इज 0, सबसे पहले हम इस इक्वेशन की हेल्प से वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे कि वेलोसिटी है कितनी, फिर उसको 0 पुट करेंगे। सवाल समझ आया कि बॉडी मूव कर रही थी, आपसे पूछा गया कि उसकी, ये देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, ये x है मीटर में और t जो है वो सेकंड्स में होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है। आपसे पूछा गया कि बॉडी कहां पर थी जब उसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो गई, या जब उसकी वेलोसिटी 0 हुई तो वो कितने मीटर पर थी। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी कितनी है, फिर वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे तो टाइम निकालेंगे, तो हमें पता लगेगा कि किस टाइम पर वेलोसिटी 0 हुई। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम वेलोसिटी निकालते हैं, सबको पता है dx/dt, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। इसका डिफरेंशिएशन, 20 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3t स्क्वायर और माइनस 12 ये आएगा। सो ये आ गया 3t स्क्वायर माइनस 12, ये है हमारे पास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इज, फाइंड द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। फिर से मैं बता रहा हूं कि हमें टाइम पता करना है कि किस टाइम पे वेलोसिटी 0 है, उस टाइम पे पोजीशन निकालेंगे, उस टाइम को यहां और यहां पुट करेंगे, आपको पोजीशन पता लग जाएगा। ओके, सो द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0, टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। कब बनी ये, इसको 0 पुट कर देते हैं, 3t स्क्वायर माइनस 12। इसको सॉल्व करिए, देखो क्या आंसर आएगा। यह आ गया 12 इक्वल्स टू 3t स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2। अब टाइम नेगेटिव तो होता नहीं है, इसका मतलब हम पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे,
तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 होगी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस सवाल में जब टाइम कितना होगा 2 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी 0 होगी। हमें पता लग गया वेलोसिटी कब 0 है। तो इस 2 सेकेंड पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पोजीशन क्या होगी, वेलोसिटी 0 कब होगी, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। फाइंड द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, राइट। तो पोजीशन क्या हो गई यहां पर इस इक्वेशन में, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स को पुट कर देते हैं। तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 20 प्लस t की जगह 2 पुट कर दीजिए, 12 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 20 प्लस 8 माइनस, ऐसे देख लीजिए ये आ गया 28 माइनस 24, x इक्वल्स टू, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इजी सवाल है लेकिन पता होना चाहिए कि इस तरह का सवाल भी बनता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी कॉमन है, हर क्लासरूम में होता है वो क्वेश्चन, इसलिए यहां भी होगा, राइट। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सबको आना चाहिए। उसका जो रिजल्ट है उसको फिर हम याद रखेंगे, बहुत सारे सवाल में वो रिजल्ट फिर काम आता है। तो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड कहता है कि हमें फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड। किस सिचुएशन में, ये सिचुएशन आपको दी जा रही है कि एक बॉडी ने जर्नी कवर की है, फर्स्ट हाफ है d, सेकंड हाफ भी है d। फर्स्ट हाफ उसने ट्रेवल किया v1 स्पीड से, सेकंड हाफ उसने ट्रेवल किया v2 स्पीड से। ये हो गया फर्स्ट हाफ, ये हो गया सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी। फर्स्ट हाफ उसने ट्रेवल किया v1 स्पीड से, सेकंड हाफ उसने ट्रेवल किया v2 स्पीड से। कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड इस सिचुएशन में। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। आपको क्या क्या गिवन है, आपको सिर्फ v1 और v2 गिवन है, ये भी नहीं गिवन होता। सिंपल आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी इज, द बॉडी ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी विद स्पीड v1 एंड द नेक्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी विद स्पीड v2। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो हाफ और हाफ है, इसको आप d/2 लिख लो, या d/2 लिख लो, या फिर dd लिख लो, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो सेम ही है ना, ऐसे। तो मैं d लिख रहा हूं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो फर्स्ट हाफ ट्रेवल करने में मुझे कितना टाइम लगा, लेट से t1। सेकंड हाफ ट्रेवल करने में मुझे कितना टाइम लगा, लेट से t2 टाइम लगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, सबको फॉर्मूला पता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t1 भी पता लग गया, t2 भी पता लग गया। अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लास्ट लेक्चर में बताया था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहां पर, d प्लस डी, 2d, और टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। वैल्यूज को पुट करते हैं, 2d, t1 का वैल्यू है d अपॉन v1 और ये है d अपॉन v2। इसको सॉल्व करते हैं जब हम, तो d वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, यह आएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसको सॉल्व करें अगर, सो एवरेज स्पीड जो आपके पास आ सकता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगा। इसको आप रिजल्ट की तरह सॉल्व, याद रखिए कि जब इस तरह की सिचुएशन होगी, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ये एवरेज स्पीड होती है, डायरेक्टली याद रखिए, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ओके, एग्जाम्पल नंबर थर्ड इसी पैटर्न पे है, उसको भी देख लेते हैं। इस बार ही कहता है, पहले इस क्वेश्चन में क्या था कि इक्वल हाफ डिस्टेंस था, अब टाइम है, तो उसको भी आपको बता देता हूं ऐसे। फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम,
सेकेंड हाफ ऑफ टाइम। इक्वल टाइम लगा ना कि एक बॉडी चली, एक जर्नी उसने ट्रेवल की ए से बी तक, फॉर एग्जांपल या ए बी सी लिख लेते हैं। यह है फर्स्ट हाफ, यह है सेकेंड हाफ। कि फर्स्ट हाफ का जो टाइम था उसने v1 स्पीड से कवर किया, सेकेंड हाफ का जो टाइम था उसने v2 स्पीड से कवर किया। तो ऑब्वियसली टाइम सेम है। देखो इस केस में स्पीड अलग अलग है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी वो भी अलग अलग होगी, है ना। अलग अलग स्पीड से चले, अगर मैं धीरे धीरे चलूँ हाफ आवर तो मैं कम डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, फिर नेक्स्ट हाफ आवर अगर मैं फास्ट चलता हूं तो मैं ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करूंगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा ऑब्वियसली। सो आपको फिर से एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। इस बारी ये गिवन है डाटा कि टाइम हाफ है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, जो जर्नी का डिस्टेंस हाफ हाफ था। सो मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है। x1 कितना हो जाएगा, सो x1 जब हम देखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, x2 कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। देखो ना ही आपको t गिवन है ना ही आपको x1 x2 गिवन है, आपको गिवन क्या है v1 और v2। सो जो क्वांटिटी आपको न्यूमेरिकल में गिवन होती है उसी क्वांटिटी उसी वेरिएबल की फॉर्म में आपने फाइनली आंसर दिखाना होता है। लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा कैसे डी वाली टर्म कैंसिल हो गई, टाइम वाली टर्म कैंसिल हो गई, सिर्फ v1 v2 ही बचे थे जो हमारे पास लास्ट में आंसर आया था 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सो यहां पर भी हमें यही डाटा गिवन होगा v1 और v2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर से हम एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन लगाते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर x1 प्लस x2, टोटल टाइम कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ t प्लस t 2t। x1 कितना हो गया v1t और यहां पर है v2t डिवाइडेड बाय 2t। t वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, इस t से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ये रिजल्ट आ गया आपके पास। इसको भी याद रखिए ऐसे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। हालांकि हमने वेक्टर पढ़ रखे हैं तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था तो उसका यहां काम आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि आपके पास ये डाटा है x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू t क्यूब, ये डाटा गिवन है और आपसे पूछ लिया जाता है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। लिख लो, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ये छोटी सी चीज आपको गिवन है। यहां से कहां तक पहुंचना है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 ऐसे करके एवरेज एक्सेलरेशन। तो हमें वेलोसिटी तक पहुंचना पड़ेगा, तो इस डाटा से हमें वेलोसिटी निकालनी है। ये क्या है, ये है पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये भी क्या है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। ओके, हालांकि ये सवाल अगर हम 2 डायमेंशनल जब मोशन डिस्कस करें वहां डिस्कस करते तो कोई ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अगर यहां भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बड़ी क्लियरली वेक्टर्स में पढ़ा रखा है कि जो पोजीशन वेक्टर होते हैं हमारे पास ऐसे, वो लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे लिखा जाता है। तो यहां पर पोजीशन वेक्टर आर जो है वो क्या लिखा जाएगा 2t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप। ओके, तो मैं वेक्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहां पर ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेरी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, लिंक लेक्चर्स के अवेलेबल रहेंगे। सो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। क्या आ गया, ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर से हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी
वेलोसिटी जो होगा v इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी कर दिया जाएगा ऐसे। सो इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, d अपॉन डी टी 2t² आई कैप प्लस d अपॉन डी टी, इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन t³ j कैप, देखो आई कैप का आई कैप लिख दिया गया, j कैप लिख दिया गया। तो वेलोसिटी क्या आने वाला है, वेलोसिटी जो आएगा इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 4t आई कैप प्लस यहाँ से आएगा 3t² j कैप। ये आ गया जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन आ गया। अब हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। v2 क्या होगा, v1 क्या होगा, v1 क्या होगा, जब हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें v1 मिल जाएगा, जब हम t की वैल्यू 2 सेकेंड्स पुट करेंगे इस इक्वेशन में हमें v2 मिल जाएगा। चलिए पुट करते हैं, एट t इक्वल्स टू 0, सो v1 आ जाएगा आपके पास 4 आई कैप प्लस 3 j कैप, सो v1 का वैल्यू तो 0 आ गया। इसी तरह से v2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, v2 क्या होगा, कितने टाइम पे, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स v2 आने वाला है 4 आई कैप 3 j कैप, ऐसे t की जगह और t की जगह हमने 2 सेकेंड्स पुट कर दिए। सो v2 आ गया आपके पास 8 आई कैप प्लस 12 j कैप, यह आ गया आपके पास v2। v2 भी पता लग गया, v1 भी पता लग गया, यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एवरेज एक्सेलरेशन जो आएगा दैट इज v2 8 आई कैप प्लस 12 j कैप v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ये है t2 और ये है t1। ओके, इसको सॉल्व करें अगर हम, क्या आ जाएगा, ये 8 आई कैप प्लस 12 j कैप डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आंसर आ गया। और इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, क्या आएगा 4 आई कैप प्लस 6 j कैप, ये आ गया वेक्टर फॉर्म एवरेज एक्सेलरेशन का ऐसे। इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए मैग्नीट्यूड, भूलना नहीं है कि मैग्नीट्यूड कैसे सॉल्व करते थे। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए कि बताओ मैग्नीट्यूड क्या है इस एक्सेलरेशन का, तो कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। तो देखो जो सीखा है हमने जनरल फॉर्म में वेक्टर में सीखा था, यहां पर अब काम आएगा। ऐसे करते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, याद है 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, चेक कर लो कितना आएगा 52। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर। ओके, आसान सा एग्जांपल था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल कैसा होगा। सो जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें आपको पोजीशन, वेलोसिटी, वो सब एक ही सवाल में देखने को मिलेगा। तो देखते हो कैसा क्वेश्चन है, क्या एग्जांपल है। तो चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 प्लस 5t माइनस टी स्क्वायर, ये है। और आपसे पूछा जाता है फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। इसमें और एक बात ऐड कर दी गई है, क्या है कि आपको t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 है, गिवन दैट एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0,
ओके, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो इतने टाइम पे एक्सेलरेशन निकालनी है आपको, वेलोसिटी गिवन है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, dv अपॉन dt। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। वेलोसिटी आ जाएगा 10 + 5t माइनस टी स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन देखो क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 10 है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, ये है 5 डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा। t का डिफ्रेंसिएशन देखो, मैं फिर से एक बार अच्छे से अगर आपको यहाँ बताते चलूँ तो ऐसे आएगा, माइनस इस तरह से आएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये 5t dt अपॉन dt, मान के चलो ये 1 आ गया, माइनस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2t। एक्सेलरेशन आ गया 5 माइनस 2t। कितने टाइम पे एक्सेलरेशन निकालना था, 2 सेकेंड्स पे। t की वैल्यू 2 पुट करो, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2, सो इट्स कम्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, इसी क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी से पोजीशन भी पूछ सकता है कि फाइंड द पोजीशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड पोजीशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। तो हमने डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन निकाल ली, आंसर आ गया। पोजीशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं। आपको पता है कि वेलोसिटी और पोजीशन में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी और पोजीशन में क्या रिलेशन है, ये देखो हमने सीखा हुआ है, वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। ओके, तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी मिल गया। अब नई चीज, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इस तरह से। ओके, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। देखो इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है, तो ऐसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन ऑफ dx। सो यहां से इस इक्वेशन की हेल्प से आप पोजीशन निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। यहां पर x इनिशियल, x1 से x2 लिख सकते हैं। यहां पर देखो, यहां पर dx था तो उसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी x हैं। यहां पर dt है तो लोअर लिमिट t1, अपर लिमिट t2, ऐसे। ओके, ऑल राइट, चलिए इसी इक्वेशन को अब हमें यूज करना है। तो यह आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ v dt। अब देखो आपको लिमिट्स भी गिवन है, ये है इनिशियल लिमिट्स कि जब t लोअर लिमिट t 0 है तो x भी कितना है, 0 है। जब t 0 है तो x भी क्या है, 0 है। टाइम की अपर लिमिट क्या होगी, 3 होगी, यहां पर 3, और इसकी अपर लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है x। ओके, तो dx का इंटीग्रल क्या होगा, dx का इंटीग्रल होगा x, ये होगी अपर लिमिट, ये हो गई लोअर लिमिट, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से 3, वेलोसिटी है ये 10 + 5t माइनस टी स्क्वायर dt। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1/1 मैं इसका इंटीग्रल कर रहा हूं। पहले तो 10 का इंटीग्रल करेंगे, फिर इंटीग्रल ऑफ 5t किया जाएगा, फिर इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर किया जाएगा। ऐसे लिमिट्स भी लिख रहा हूं, 0 से 3, 0 से 3, 0 से 3। तो अभी हम शुरुआती तौर में इंटीग्रल को यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल एक एक स्टेप आपको यहाँ बताता जा रहा हूँ। जब थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हो जाओगे इंटीग्रल सॉल्व करने में तो फिर बस देख के ही बोल दोगे कि यहाँ पर 10t आएगा, यहाँ पर 5t² 2 आएगा, माइनस t³ 3। सो x इज इक्वल टू, यह आएगा 10t 0 से 3
प्लस 5 इंटीग्रल से बाहर आ गया, तो यहाँ पर 10 भी इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लिख के भी रखते हो तो। ये t²/2 आ गया 0 से 3 माइनस ये आएगा t³/3 ऐसे। इसको अब हमें सॉल्व करना है इस चीज़ को। देखिए क्या आता है, x = 10 लिखा गया, अपर लिमिट 3 है, 3 - 0 प्लस ये हो गया 5/2 t², अपर लिमिट t की जगह 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1/3 हो गया, ये बाहर आ गया, ये वाला 3 1 मैंने यहाँ पर 1 लिखा जा सकता ना, 1/3 अपर लिमिट क्या है 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। इस लाइन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू पता लग सकती है। सारे कर सकते हैं इसको सॉल्व। चलिए देखते हैं कि क्या आंसर हो सकता है इससे। क्या आंसर हो सकता है, x की वैल्यू क्या आ सकती है, x = यह आएगा 30 प्लस 5/2 × 9 माइनस यह आएगा 1/3 × 3 का क्यूब कितना होगा 27 ऐसे। x = 30 प्लस 9 5 जब 45/2 माइनस 9। इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपके सामने 7th क्लास 8th क्लास का सवाल बन गया, तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर्स में आएगा ऐसे। ओके, सो हमने देखा कि हमें एक वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन थी। वेलोसिटी की इक्वेशन से हमने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना सीखा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन की इक्वेशन मिल जाती है। पोजीशन x की वैल्यू हमें पता लग रही है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। आपको डाटा गिवन है x = लिख लीजिए, x = 2t³ प्लस t² प्लस 2 ऐसे। ये x और टाइम के बीच आपको वैल्यू गिवन है। आपसे कहा गया फाइंड द पोजीशन एट t = 0। फाइंड x एट t = 0 सेकेंड। सेकेंड बात पूछ ली कि बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और सी पार्ट आपसे पूछ लिया गया एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी एट, एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी एट t = 2 सेकेंड्स पे। आसान सा सवाल है, चलिए अटेम्प्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, आपको पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रखी है। कहता है x बताओ कितना होगा t = 0 पे। तो t की वैल्यू यहाँ और यहाँ 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सो आसान है, x देखो कई बार ऐसे लिखा होता है एट t = 0 सेकेंड, ऐसे कि जो x की वैल्यू है इस टाइम पे है, तो ऐसे आ जाएगा 0³ 0² 2 = 2 मीटर। ये आ गया आपके पास a पार्ट। ये समझ आई बात कि ये जो x = 2 मीटर आया है, कब आया है, जब टाइम कितना था, 0 सेकेंड्स था। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, dx/dt करेंगे तो आपको वेलोसिटी पता लग जाएगा ना, आसान है। अब x का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। x क्या है हमारे पास, ये है x की वैल्यू 2t² प्लस 2। ओके, सो v जो है 2t³ ये कितना आ जाएगा 6t² प्लस 2t। ये आ गया वेलोसिटी आपके पास। इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है एट t = 0। तो इनिशियल मतलब, इनिशियल वर्ड का मतलब क्या होता है, t = 0। तो यहां पर 0 और 0 पुट करेंगे जब, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो v इनिशियल कितना आ रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वर्ड जब भी कहा जाए उसका मतलब ही यही होता है कि आपने टाइम को 0 पुट करना होता है।
चलिए सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट आपसे पूछ लिया गया एक्सेलरेशन, बताओ एक्सेलरेशन कितनी है 2 सेकेंड्स पे। तो आपको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन पता है, यह है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। चलिए करिए डिफरेंशिएट इसको। वेलोसिटी है आपके पास 6t² प्लस 2t, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12t प्लस 2। ये एक्सेलरेशन आ गया जनरल फॉर्म। कितने टाइम पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है 2 सेकेंड्स पे, तो t की वैल्यू यहां पर 2 पुट कर दीजिए। सो एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 विच कम्स आउट टू बी 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यहां पर आपको आंसर मिलेगा। ओके, काफी बेसिक आसान से एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज हो रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना ही चाहिए। चलिए, आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल का इक्वेशन है, लिखिए वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 प्लस 2t प्लस 3t²। ये vt इक्वेशन है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम आपको इक्वेशन दे रखी है और कहा गया है आपको फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन at t equals to 1 second. If it is given that the displacement is 20 meter at t equals to 0 second। तो कुछ तो यही सोचेंगे कि t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर कैसे हो सकती है। तो मैं जल्दी से आपको ये बता देता हूं कि जैसे ये मेरे पास ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, यहां पर 0 मीटर हो गया। जब मैं यहां पर था 20 मीटर पे, तब की कहानी है, तब कहानी शुरू होती है। मैं यहां खड़ा था तो मैंने स्टार्ट कर दी अपनी घड़ी, तो t इक्वल्स टू 0 यहां से स्टार्ट हुआ। अब t इक्वल्स टू 1 पे मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं तो यहां कहीं आ जाऊंगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं तो यहां कहीं आ जाऊंगा। तो आपको वो पोजीशन बतानी है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। तो अगर मैं मान लो कि मैं राइट साइड पे गया और यहां पर आ गया, यहां पर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड हो गया, तो मेन पोजीशन से ये आपको बताना है, मेन पोजीशन से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ओके, ना कि यहां से लेके यहां तक बताना है, ये सवाल है। चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, सो मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमें पता है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी लिखा जाता है। तो dx कितना हो जाएगा, v dt इतना हो जाएगा। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, ये हो गया जनरल इक्वेशन। इस तरह से वेलोसिटी वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हम x को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं, हमें वेलोसिटी की इक्वेशन पता है, क्या कहता है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन एट t इक्वल्स टू 1। और आपको गिवन क्या है कि जब t की वैल्यू 0 थी, देखो यहां पर t की लोअर लिमिट आएगी और यहां पर t1 x1 x t। t1 जब 0 था तो x कितना था, 20 था। तो जब ये 0, तो ये कितना,
ये 20। इसी बात को समझाने के लिए ये सवाल है, ओके, कि ये लिमिट्स आपको गिवन है। जब t की वैल्यू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी गिवन है, 20 मीटर है। कहता है जब t की वैल्यू 1 सेकेंड हो जाएगी तो x कितना होगा, ये x निकालना है आपको। dx का इंटीग्रल क्या होगा, x होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल्स टू इंटीग्रल वेलोसिटी 10 + 2t + 3t², ऐसे dt लिखा गया। इसका देखो पहले अपर लिमिट लिखी जाएगी माइनस लोअर लिमिट लिखी जाएगी इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये है 0 से लेके 1, ये आएगा 10t + 2t²/2 + 3t³ / 3, ऐसे 0 से लेके 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा x - 20 इज इक्वल्स टू, पहले क्या किया जाएगा, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। t की जगह पहले अपर लिमिट पुट की जाएगी, फिर माइनस लिखा जाएगा, फिर लोअर लिमिट पुट की जाएगी। तो यहाँ पर पहले 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो ये आएगा 10 × 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ये हो गया अपर लिमिट मैंने पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, यहाँ 0 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे 0, यहाँ 0 पुट करेंगे 0, तो मैं 0 लिख रहा हूँ। ये हो गया x - 20 इक्वल्स टू, सॉल्व किया तो 10 + 1 + 1, x - 20 इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 32 मीटर। दिस इज आवर आंसर। ओके, सो यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होता है। 6-7 हमने एग्जाम्पल्स देखी हैं, एक्सेलरेशन देखा है। जब सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड अप होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तो स्पीड डाउन होगा। और बहुत सारी बातें एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी से नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा आपके लिए, जिसको आप लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो किताबों से ढूंढ ढूंढ के निकाले जाते हैं। मैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में पेश करूंगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।